Hello and good morning everyone. I welcome you all at Uverse IAS. I hope everyone is doing well. So today is 11th April 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu न्यूज़पेपर. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप सभी को यहाँ पर ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं. ईद मुबारक आप सभी को. तो चलिए देखते हैं आज हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं. बट बिफोर दैट अगर आपको इस एनालिसिस की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल एडुवर्स IAS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी यहाँ पर कवर हो. ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. तो आज का हमारा देखिए फ्रंट पेज पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो. यहाँ पर एक टेम्पल ट्रेडिशन की बात की गई है और आप सभी को पता है इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं कल्चरल से रिलेटेड और ये सारी चीज़ें यूपीएससी के प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जाते हैं. तो ये ट्रेडिशन क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए. ओके ना डिवोटीज टेक पार्ट इन गारुदन तुक्कम अ रिचुअल आर्ट फॉर्म एट द सरकारा देवी टेम्पल इन द तिरुवनंतपुरम. तो तिरुवनंतपुरम में यहाँ पर एक रिचुअल होता है. इस रिचुअल का नाम क्या है? इसमें मतलब देवी के टेम्पल में जाते हैं और वहाँ पर इस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं. तो इसका नाम क्या है? गरुदन तुक्कम. अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. सो देखिए इसको हम गरुदन पर्व के नाम से भी जानते हैं. सो गरुदन पर्व इज वन सच रिचुअल आर्ट फॉर्म पॉपुलर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ केरल. इट इज कंडक्टेड मोस्टली इन द भद्रकाली टेम्पल्स सिचुएटेड इन कोट्टयम, अल्पाजुआ, एर्नाकुलम एंड इदुक्की डिस्ट्रिक्ट. तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी मतलब मोस्टली आपके जो काली जी के टेम्पल होते हैं आप ऐसा कह सकते हैं भद्रकाली जो टेम्पल होते हैं वहाँ पर इस रिचुअल को परफॉर्म किया जाता है. और ये किस पार्ट में? सेंट्रल केरल के सेंट्रल पार्ट में आपका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है. So Garuda is a edge mount of Lord Vishnu, and according to a myth, Lord Vishnu sent Garuda to quench the thirst of goddess Kali after she slayed a demon king Darika in the firstly fought battle. तो यहाँ पर मतलब ऐसा एक myth है, आप कह सकते हैं एक स्टोरी है इसके पीछे की. जो पर्व हम गरुड़ा पर्व को हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं इसमें एक्चुअली होता है कि विष्णु जी यहाँ पर क्या करते हैं, उनका जो वाहन होता है आप सभी को पता है गरुड़ जी के बारे में. तो गरुड़ जी ने क्या किया था यहाँ पर क्वेंच के साथ उनको भेजा था कि जो गॉडेस काली हैं, काली माता जी हैं, उनकी जो प्यास थी मतलब वो बहुत दिनों तक किससे यहाँ पर लड़ाई करी थी? दारिका नाम का जो एक डीमन था इससे यहाँ पर उन्होंने लड़ाई की थी जिसके कारण वो बहुत प्यासी थी. तो इसके चलते विष्णु जी ने यहाँ पर गरुड़ जी को यहाँ पर उनकी प्यास बुझाने के लिए भेजा था, जो भी मतलब एक कि उनकी प्यास यहाँ पर बुझे. तो द रिचुअल इज कंडक्टेड एज एन ऑफरिंग टू गॉडेस काली बाय हर डिवोटीज. तो यहाँ पर जो डिवोटीज होते हैं, भक्त होते हैं, वो गॉडेस काली को यहाँ पर सारी चीज़ों का ऑफर करते हैं क्योंकि उन्होंने इतने दिनों तक बैटल में अपने आप को एंगेज रखा था, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं. सो इन दिस रिचुअल आर्ट मैन ड्रेस्ड अप इन गरुड़ परफॉर्म. और यहाँ पर क्या होता है एक मतलब ये एक तरीके का आर्ट फॉर्म है, आपको ये भी याद रखना है. तो इस रिचुअल में क्या होता है जितने भी मैन होते हैं वो गरुड़ के उसमें ड्रेसअप होते हैं और ये यहाँ पर एक जो रिचुअलिस्टिक डांस परफॉर्मेंस होती है उसको परफॉर्म किया जाता है. ओके तो द परफॉर्मेंस इनकॉर्पोरेट्स 18 तल्लवत. तो यहाँ पे जो रिदमिक पैटर्न है आपका टोटल 18 इसको यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है. इसमें पूरा उनका देखिए आप इस तरीके से देखेंगे गरुड़ के कॉस्ट्यूम में यहाँ पर आप देख सकते हैं है ना. तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा ये परफॉर्मेंस होती है. ओके सो आई होप आपको ये पूरा यहाँ पे क्लियर होगा. तो आपको जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या जाता है, इसकी जो थोड़ी सी स्टोरी आपको पता होना चाहिए. ये भद्रकाली टेम्पल में मेनली क्या किया जाता है, आपका परफॉर्म किया जाता है इस रिचुअल आर्ट फॉर्म को और ये केरल के सेंटर पार्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. ओके नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज कच्चा तीवू डिमांड थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स. अब देखिए ये कच्चा तीवू आइलैंड का जो इशू है, अब इलेक्शन आने वाले हैं और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ टॉपिक्स आते रहते हैं इमर्ज होकर और हम इसको ऑलरेडी यहाँ पर कई बार पढ़ चुके हैं. बट अब इतना बड़ा आर्टिकल यहाँ पर आपका आया है तो हमें इसको एक बार फिर से रिपीट करना होगा. ओके हम कच्चा तीवू आइलैंड की बात करते हैं. पहले इसकी लोकेशन देखेंगे आप और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे इसके बारे में, कच्चा तीवू आइलैंड के बारे में. एक्चुअली इसमें ये कहा जाता है कि कच्चा तीवू जो आइलैंड था वो पहले इंडिया का पार्ट था.
ओके लेकिन फिर हमने क्या किया, यहाँ पर श्रीलंका को उसे एक एग्रीमेंट के तहत उसे श्रीलंका को पास कर दिया था, मतलब कच्चातीवो आइलैंड को हमने क्या किया, श्रीलंका को दे दिया। तो इसमें ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि अगर आप कोई भी जो इंडियन टेरिटरी से कुछ भी पार्ट यहाँ पर सिसीड करते हैं, किसी दूसरे नेशन को यहाँ पर देते हैं, सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है ना, आपको वो चीजें अमेंडमेंट करके देनी पड़ती है। बट यहाँ पर कच्चातीवो आइलैंड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, ये जो पूरा एग्रीमेंट था 1974 का, 1974 में ये सारी चीजें हुई थी, तो ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ पर हमें फिर से इसके बारे में सोचना होगा। ओके, और कच्चातीवो आइलैंड को इंडिया में फिर से मतलब एक तरीके से उसको इंडिया का पार्ट बनाना होगा, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल। आई मीन पॉसिबल होगा भी, तो अभी देखिए हम इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। पहले हम कच्चातीवो के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कच्चातीवो आइलैंड के बारे में देखिए, सो इट इज यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, मतलब अगर किसी पर्सन की बात करते हैं, कोई इंसान की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। Okay, so it is uninhabited offshore island in the Park Strait originally owned by a king रामनंद। तो प्रेजेंट डे में इसको हम रामानाथपुरम तमिलनाडु के जो किंग थे वहां पर उनके द्वारा इसको क्या किया जाता था, ओन किया जाता था। और इस आइलैंड का मेनली यूज किस लिए किया जाता था, बाय द फिशरमैन। जो आपके फिशरमैन होते हैं उनके द्वारा इस आइलैंड का यूज किया जाता था फॉर ड्राइंग देयर नेट्स वगैरह जो भी है, रेस्ट करने के लिए, और उनका जो नेट वगैरह रहता था उसको सुखाने के लिए। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल it was jointly administered by the Sri Lanka and India। आपका जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम पर इंडिया और श्रीलंका जॉइंटली इसको क्या करते थे, एडमिनिस्टर करते थे। बट इन द 20th सेंचुरी श्रीलंका ने क्लेम किया यहाँ पर टेरिटोरियल ओनरशिप ऑफ द आइलैंड। सो इन 1974 इंडिया seceded the island to श्रीलंका थ्रू अ जॉइंट एग्रीमेंट। तो यहाँ पर एक जॉइंट एग्रीमेंट होता है और उस जॉइंट एग्रीमेंट के अंडर 1974 में इंडिया ने ये जो आइलैंड था वो श्रीलंका को यहाँ पर दे दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पर लेकिन क्या था, उस एग्रीमेंट में यहाँ पर मेंशन था कि जो आपके फिशिंग राइट्स है रीजन में, ओके, सो मतलब यहाँ पर इंडिया के जो फिशरमैन हैं और श्रीलंका के फिशरमैन दोनों इस आइलैंड का यूज कर सकते हैं, ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ ना श्रीलंका। बट इनिशियली इन 1974 बॉर्डर एग्रीमेंट डिड नॉट अफेक्ट फिशिंग ऑन ईदर साइड। यहाँ पर 1974 के बॉर्डर में जो फिशिंग था उसको किसी तरीके से अफेक्ट नहीं हुआ। बट 1976 में क्या होता है, श्रीलंका में आपके आप सभी को पता है यहाँ पर फिर वहां का क्या चलने लगता है, आपका सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। सो इन 1976 थ्रू द एक्सचेंज ऑफ लेटर बोथ इंडियन एग्री टू स्टॉप फिशिंग ईच अदर्स वाटर। बट 1976 में यहाँ पर हमने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम एक दूसरे के मतलब एरिया में फिशिंग नहीं करेंगे, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, उसके बाद आप देखेंगे इन 1974 एंड 1976 ट्रीटीज वाज साइंड बिटवीन द टू कंट्रीज टू डिमार्केट द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। 1974 और 1976 में यहाँ पर ट्रीटी साइन हुई। बट आप सभी को पता है कि फिशरमैन को तो हम ऐसे इतनी इजीली यहाँ पर स्टॉप कर नहीं सकते। तो इंडियन फिशरमैन क्या करते थे, क्योंकि उनको यहाँ पर बाउंड्री का नहीं पता होता है, तो डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर क्या होता था, आपका फिशरमैन श्रीलंका की जो टेरिटरी थी उस साइड का जो वाटर था उसको यूज करते थे। फिर इसके चलते यहाँ पर क्या होता है, एलएम वॉर होता है 1983 में, और तब से लेकर आप सभी यहाँ पर देखेंगे ये जो इशू है यहाँ पर बना हुआ है। सो आप यहाँ पर देखेंगे दिस इज अ पार्क स्ट्रेट और हियर यू विल सी दिस इज अ कच्चातीवो आइलैंड। ओके, सो यहाँ पर आपको ये लोकेशन क्लियर हुई। अब इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि ये जो एग्रीमेंट था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। क्यों? क्योंकि जब भी हम इंडिया का मतलब आप अपनी नेशन का, अपने स्टेट का कोई भी पार्ट किसी दूसरी कंट्री को देते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अमेंडमेंट करना पड़ता है। बट आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया और आपने थ्रू द एग्रीमेंट वो जो पार्ट था कच्चातीवो आइलैंड वो श्रीलंका को दे दिया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसे वापस ले लिया जाए, लेकिन ऐसा अगर हम करते हैं तो ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे श्रीलंका के साथ रिलेशन कल्चरली हिस्टोरिकली देखें बहुत अच्छे हैं। बट आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो रिलेशन है वो यहाँ पर खराब होंगे कहीं ना कहीं से। ओके, सो द ऑब्जेक्टिव वॉज टू फाइंड पीसफुल सॉल्यूशन सो दैट द लाइवलीहुड ऑफ द फिशरमैन वॉज नॉट इन जियोपर्डी। तो यहाँ पर हमें कुछ एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर आना होगा जिससे कि जो फिशरमैन का लाइवलीहुड है इसमें कोई भी यहाँ पर रुकावट ना आए। Okay, so in 1974, Atal Bihari Vajpayee was in the opposition in the debate in the Lok Sabha. He characterized the gifting of Kachativu as a bhudan.
यहाँ पर अभी सारी चीजें हैं पार्टी के बारे में कि पार्टी ने कैसा क्या किया। ये सारी चीजों पर हमें यहाँ पर इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, बट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारे श्रीलंका के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन आज के टाइम पे श्रीलंका की कंडीशन आपको पता है क्या है कि श्रीलंका कितने बड़े डेट ट्रैप में यहाँ पर फंसा हुआ है, डेट ट्रैप में है। ओके, उसके बाद यहाँ पर चाइना का इन्वॉल्वमेंट आपका हो चुका है। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका ने अगर दे भी दिया तो यहाँ पर चाइना आ जाएगा, वो कहेगा कि ऐसा ऐसा हुआ था, अब आपको नहीं देना चाहिए था। तो इसकी वजह से और ज्यादा हमारे जो डिस्प्यूट होंगे, जो भी हमारे रिलेशन है यहाँ पर खराब होते चले जाएंगे। इसमें एक सॉल्यूशन की बात की गई है कि वही सॉल्यूशन की बात की है कि जो आपका पाक बे है वो कोई बैरियर नहीं है, बट वो ये एक तरीके से क्या करता है, ब्रिज का काम करता है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। सो वी मस्ट कन्वर्ट द पाक बे फ्रॉम बीइंग अ कंटेस्टेड टेरिटरी टू वन दैट इज कॉमन हेरिटेज। ये कहा जा रहा है कि जो पाक बे है वो एक कॉमन हेरिटेज है बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका। But the first essential prerequisite is for the government of India to ban all fishing equipment which are banned in Sri Lanka। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे श्रीलंका में क्या है, बहुत सारे जो फिशिंग इक्विपमेंट्स हैं उनको बैन किया गया है। तो इंडिया में पहले क्या करे, इस तरीके के कुछ एक्शंस ले, जो वहां पर फिशिंग इक्विपमेंट्स बैन हुए हैं उन्हें इंडिया में भी क्या किया जाए, आपका बैन किया जाए। Okay, so there can be a formula. Sri Lankan fishermen can fish in the Park Bay for 3 days while Indian fishermen can fish on the other 3 days। तो इन्होंने सॉल्यूशन देने की बात की कि पाक बे में हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 दिन इंडियन फिशरमैन फिशिंग करें और 3 दिन श्रीलंका के फिशरमैन। तो इस तरीके का कुछ सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं जिससे कि ये जो पूरा इशू है वो यहाँ पर रिजॉल्व हो जाए। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज द एडवेंट ऑफ अ होलिस्टिक अप्रोच टू वन हेल्थ। अब देखिए यहाँ पर इस आर्टिकल में बात की जा रही है 3 चीजें, आपका इन्वायरमेंट हुआ, एनिमल, और उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की। ओके, इन्वायरमेंट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, ये जो तीनों चीजें हैं आपस में क्या है, इंटरलिंक है। यू कांट, मतलब आप इसको यहाँ पर अलग नहीं कर सकते हैं। अगर इन्वायरमेंट पर कुछ अफेक्ट होता है तो इसका जो इन्वायरमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होगा, आपका एनिमल और ह्यूमन बीइंग दोनों एक दूसरे उससे अफेक्ट होगा। ओके, अगर एनिमल में अगर कोई प्रॉब्लम आती, कोई जैसे कि आप लोग इसमें एग्जांपल दिया गया कि इसका लंपी डिसीज का, लंपी स्किन जो डिसीज थी एक टाइम पर आप सभी को पता है कि जो आपके कैटल्स थे उसमें कितना ज्यादा यहाँ पर स्प्रेड हो रही थी। तो अगर वो यहाँ पर एनिमल पर अफेक्ट होता है, इससे क्या होगा, आपका इन्वायरमेंट में और ह्यूमन बीइंग दोनों अफेक्ट होंगे। अगर आपके कैटल्स अफेक्ट हो रहे हैं तो वी आर इंटरलिंक विद देम, हमारा उनसे इंटरेक्शन है एक तरीके से, हम उनके हमारी वो चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें लाइक हमें मिल्क मिलता है उनसे, और जितने भी आप उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें उनसे ही मिलते हैं। तो ये क्या करता है, ह्यूमन बीइंग को भी अफेक्ट करता है। अगर ह्यूमन बीइंग को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इन्वायरमेंट और एनिमल को भी अफेक्ट करता है। सो इस आर्टिकल में ये कहा गया है, मतलब कि ये जो तीनों चीजें हैं आपस में इंटरलिंक है। सो द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरमेंट हैज बीन मेड इंक्रीजिंगली एविडेंट विद द इमर्जेंस ऑफ पेंडेमिक सच एज कोविड-19। आप कोविड-19 का यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये तीनों इंटरलिंक है। उसके साथ साथ वर्ल्ड में जितने भी नेशन है दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंस, इंटरकनेक्टेड यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर पेंडेमिक कोविड-19 से सिर्फ एक इंसान अफेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ पर वेरियस जो आपके हैं लाइव स्टॉक भी यहाँ पर अफेक्ट हुए हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि, और ये जो वायरस है सिर्फ एक कंट्री में नहीं रहा, लाइक इंडिया का कोई वायरस है तो सिर्फ इंडिया का नहीं रहा, वो पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है। चाइना का कोई वायरस है वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर हम सभी क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक है कहीं ना कहीं से। तो इसी के चलते हमारा जो रिसेंट डिसीजन था, इवन G20 समिट में भी हमने इसकी बात की थी, वन नेशन हेल्थ मिशन, है ना, वन नेशन वन हेल्थ मिशन की इसमें हमने बात की थी। सो इन जुलाई 2022 द प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल endorsed the setting up of one nation one health mission. Since then 13 ministries and departments as well as science funding agencies, this include the Department of Science and Technology, the Department of Biotechnology and the Council of Scientific and Industrial Research, the Department of Pharmaceutical and Ayush और आयुर्वेदा, योगा, नेट्रोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। सो मिनिस्ट्रीज इन सब ने क्या किया है, यहाँ पर वन, जो हम नेशन वन हेल्थ मिशन की बात करें, वन हेल्थ मिशन की, नेशनल वन हेल्थ मिशन की, इसमें यहाँ पर ये सारे आ रहे हैं जिससे कि हम क्या कर सके, इस पर फोकस कर सके। तो अभी हमारी जो जर्नी है नेशनल वन हेल्थ मिशन में, आप यहाँ पर देखेंगे
तो डेवलप स्ट्रेटेजी टू इंटीग्रेट डिसीज, हमें ऐसे यहाँ पर स्ट्रेटेजी को लेकर आना होगा जिससे कि हम क्या कर सकें, ये जो आउटब्रेक होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लेते हैं, सबसे पहले हम किसका लेते हैं, कोविड-19 का। कोविड-19 से यहाँ पर क्या सिर्फ एक नेशन आपका इंपैक्ट हुआ था, नहीं, ठीक है। लंपी स्किन डिसीज, ये कैटल्स में आपका हुआ था, ठीक है। अभी तक तो यहाँ पर ठीक था कि कुछ वायरस सिर्फ एनिमल्स में ही होते हैं जिसकी वजह से वो अफेक्ट होते हैं, उनको डिसीज होती हैं। कुछ यहाँ पर वायरस ऐसे सिर्फ जो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करें, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। आप सभी ने यहाँ पर बर्ड फ्लू, हमने कई बार इसको डिस्कस किया, H1N5 वायरस के बारे में यहाँ पर सुना होगा। ये क्या है, आपका एक एवियन फ्लू है जो बर्ड्स में होता है, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे बर्ड से कैटल्स में आ रहा है, आपके जो मैमल्स हैं उनमें आ रहा है, और मैमल्स से यहाँ पर इसका स्पिल ओवर हो रहा है ह्यूमन बींग्स में। और ये इतना डेडली वायरस है कि अभी तक हमारे पास तो पहली बात तो इसकी वैक्सीन नहीं है, और ये डेडली वायरस एक तरीके से, मतलब कि अगर ये वायरस हो गया, हमने अगर सही से प्रिकॉशंस नहीं लिए, इसमें पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो आपकी यहाँ पर डेथ भी हो सकती है। मतलब इसका जो मॉर्टेलिटी रेट है इट इज़ वेरी हाई। ओके, सो अभी तक तो ठीक था कि मतलब कि ह्यूमन बींग का जो वायरस है वो किसी को अफेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही स्प्रेड हो रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हम जो एनिमल्स हैं, है ना, वो ह्यूमन बींग्स से इनका क्या हो रहा है, स्पिल ओवर हो रहा है वायरसेस का। सो दैट इज द मेजर कंसर्न फॉर अस। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स पर हमें कैसे कोऑर्डिनेट करना होगा, हम किस तरीके से रिसर्च और डेवलपमेंट में हमें यहाँ पर इंश्योर करना होगा कि अगर इस तरीके की कुछ चीजें होती हैं, सो हाउ कैन वी डील विद दिस, हम इससे कैसे डील कर सकते हैं। ओके, सो द पेंडेमिक, आप सभी ने यहाँ पे कोविड-19 का देखा होगा। अब कोविड-19 के कारण हमारे पास पहले से कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, हम प्री प्रिपेयर्ड नहीं थे कि हमें कैसे यहाँ पर रिएक्ट करना है, कैसी सारी चीजें हैं। तो इसने हमें, पेंडेमिक ने हमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें पर फोकस करना बताया कि हमारे पास क्या होना चाहिए, रिसोर्स, स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हमें फोकस करना होगा। उसके साथ साथ जो हमारा ग्लोबल सब्जेक्ट है, और इसे सिर्फ ये एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक नेशन की प्रॉब्लम नहीं है। वन हेल्थ इज अ ग्लोबल टॉपिक ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ द G20. दिस अप्रोच was highlighted and widely endorsed by all the members to work together in specific areas such as building better surveillance capacity, analytic capability, and setting up इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वन हेल्थ इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर ये ग्लोबल टॉपिक है, वन हेल्थ इज अ ग्लोबल टॉपिक। यहाँ पर हमने G20 में भी इस पर अप्रोच किया था, और जिससे कि हम क्या कर सके, एक साथ आकर जो हमारे जो एरियाज हैं जहां पर हम बात कर सकते हैं, लाइक फूड सेफ्टी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये आपका सबसे बड़ा इशू आज के टाइम पे क्रिएट हो रहा है, एंटी माइक्रोबियल, कि हमारी बॉडी में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है टूवर्ड्स दीज ड्रग्स, जिसकी वजह से उन ड्रग्स का हमारी बॉडी में कोई असर ही नहीं हो रहा है। सो ये, और अगर असर नहीं होगा तो हम ठीक कैसे होंगे। तो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, फूड सेफ्टी, ये हमारे लिए यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपकी, जैसे क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, एनिमल्स के ऊपर पड़ रहा है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर पड़ रहा है। ओके, सो इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर वन हेल्थ का एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। अब हम वन हेल्थ के बारे में देख लेते हैं एक बार। सो वन हेल्थ, वन नेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो द अप्रोच दैट एक्नॉलेज द इंटरकनेक्टनेस ऑफ एनिमल, ह्यूमंस एंड द इन्वायरमेंट इज रेफर्ड एज वन हेल्थ। जिसमें वन हेल्थ क्या है आपका, जिसमें हमने एनिमल, ह्यूमन और इन्वायरमेंट तीनों को इंटरकनेक्ट कर दिया। तो द फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी रूडोल्फ वर्शो emphasized in 1856 that there are essentially no dividing lines between animal and human medicine. तो उसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर 1856 में ही इसको एम्फोसाइज किया गया था कि एनिमल और ह्यूमन की मेडिसिन में आप कोई लाइंस को डिवाइड नहीं कर सकते। देखिए इससे क्या होगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए इसमें मेनली ये कहा जा रहा है कि द ट्रांस बाउंड्री इम्पैक्ट होता है, जो वायरल आउटब्रेक आपका होता है। ओके, तो जो ट्रांस बाउंड्री इम्पैक्ट होता है, तो इसको हम कैसे कंसिडरली, मतलब कि हमें यहाँ पर लिंक करना होगा कि इसमें हमारा इन्वायरमेंट हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ भी इन्वॉल्व है, लिंक है। सो दीज इंक्लूड द निपाह वायरस, एबोला, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड एवियन इन्फ्लुएंजा। अभी हमने एवियन इन्फ्लुएंजा की यहाँ पे बात की। तो ये जो वायरस है एक कंट्री में नहीं, ये आपका स्प्रेड हो रहा है। यहाँ पर इनका जो आउटब्रेक हो रहा है ना, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में यहाँ पर हो रहा है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज इवन मोर साइलेंट नाउ एज द वर्ल्ड कंटिन्यू टू ग्रैपल विद द कोविड-19 पेंडेमिक। लेकिन अभी ये जो हम बात कर रहे हैं ना,
इसके बारे में वर्ल्ड अभी साइलेंट है, इतना ज्यादा बातचीत नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी भी हम यहाँ पे जो कोविड-19 पेंडेमिक है इससे यहाँ पर उभर कर नहीं आ पाए हैं। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज, आज का देखिए यहाँ पर ऐसे आज कुछ भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, आप देखेंगे। ओके, सो पूरी यहाँ पे इलेक्शन पार्टीज के बारे में बात की। ये आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि IIMA अमंग वर्ल्ड्स 25 फ्रॉम मैनेजमेंट स्टडीज JNU रैंक इंडियाज टॉप यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग प्रोवाइड की है जिसमें JNU ने इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में आ रहा है। तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की बात करते हैं। ये जो ग्लोबली यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की बात की रही है उसमें टॉप 25 में यहाँ पर शेयर था। और इंडिया में बात करते हैं, अभी इंडिया मतलब इंडिया की है, लेकिन JNU ने यहाँ पर टॉप, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में यहाँ पर रैंकिंग प्रोवाइड की है। तो देखिए यूनिवर्सिटीज को यहाँ पर, कैंपसेस को हम यहाँ पर रैंकिंग मिलती है, दैट इज वेरी गुड, लेकिन हमें इंश्योर करना होगा कि रैंकिंग मिलने से कुछ नहीं होता, हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए वो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंश्योर करना होगा। सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपके जो हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लाना होगा, इम्प्रूवमेंट लाना होगा। हमें यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ों को चेंज करके हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी। क्योंकि JNU इंस्टीट्यूशंस में, ये यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना इट इज़ नॉट दैट ईजी, आपको भी इसके बारे में यहाँ पर पता है। तो हमारा जो, ठीक है यूनिवर्सिटीज तो ठीक है, बट उसके साथ साथ हमें सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर भी क्या करने होंगे, काम करने होंगे। ओके, सो इतना आपको क्लियर है। सो देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, ऐसा आज कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। जो भी इंपॉर्टेंट था हमने यहाँ पर आपसे शेयर किया, हमने एनालिसिस किया उसका पूरा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।